अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा में उरूज रजा आपको खुशामदीद कहती है। आज मुकालमा का टाइम 7 बजे के बजाय 6 बजे हो गया क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन गए। और जैसा आपने देखा कि आज हमारे पाकिस्तान के प्यारे जो शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं जो सूबाई दारुल खिलाफे हैं, और ये इवन इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है, यहाँ पे भी बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी। और अगर आपको याद हो, जूं जूं 2 नवंबर करीब आता जा रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी उरूज पे पहुंचने लग गया है। और हर पॉलिटिकल पार्टी की, स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन आज एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो की गवर्नर सिंध, हमारे रॉक स्टार गवर्नर सिंध आज इशरतुल इबाद ने। और डॉक्टर साहब ने बहुत अंदर की बातें आज बता दी और वो कहते हैं कि बहुत अरसे के जो उन्होंने बातें अंदर दबा के रखी थी, आज उन्होंने वो निकाल के बाहर रख दी। और उन्होंने अपने जो पुराने हमनवा और पुराने साथी थे और जो उनके याराने गार थे, उनके बारे में भी अहम इंकशाफात किए कि लोग उनको किस नाम से याद रखते थे। जमात इस्लामी की तारीफ की। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नर ने जमात इस्लामी की आज तारीफ क्यों की। क्या जमात इस्लामी सिंध में कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रही है या उसके ऊपर कोई अहम जिम्मेदारी डाली जाने वाली है। और इसके अलावा गवर्नर सिंध ने और भी बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की। अपना शजरा नस्ब उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया। और इसके अलावा जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते इमरान खान, और उन्होंने कहा कि जी पनामा शरीफ एक नया नाम उन्होंने दे दिया हमारे वजीर आजम, प्यारे वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। और उन्होंने कहा कि ये जितनी भी कार्रवाइयां हैं ये पनामा से नजर हटाने के लिए या तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं। और दूसरी जानिब शेर पंजाब, हमारे जो वजीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी वो एक ऐसी रो में बह जाते हैं बात करते करते कि बहुत सारी वो बातें भी कह जाते हैं जो वो शायद नहीं कहना चाहते। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी कुछ अंदर की कहानियां सुना दी और बातें बताई। क्या बातें हुई वो भी आज के मुकालमा में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर और दानियाल अजीज ने भी सवालात की बौछार कर दी। और मुझे समझ नहीं आती कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक दूसरे के ऊपर सवालात क्यों करते हैं। ये टेबल टॉक पे बैठ के या पार्लियामेंट में बैठ के आपस में सवाल जवाब क्यों नहीं करते। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम आज के मुकालमा में। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल जो हमारे मेहमानाने गरामी हैं उनका तारुफ आपसे करवा दें। लिबरल फोरम पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अनवर सिविल सोसाइटी के तर्जुमान है इस्लामाबाद की तरफ से। और वो जो कहते हैं कि 2 नवंबर को जो हमारे साथ मार्च में शामिल नहीं होगा वो चोर के साथ खड़ा होगा। ये इशारा किसकी तरफ था? इमरान खान का। और उन्होंने कहा कि जितने ईमानदार लोग होंगे वो उस दिन धरने में हमारे साथ मार्च में शामिल होंगे। इसके ऊपर अनवर साहब की राय लेंगे। और बाकी जितने भी मामलात हैं, इसके अलावा हमारा इंडिया के साथ जो मामला चल रहा है, जो हम टेबल टॉक के जरिए बातों को या रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात को, उनके ऊपर हम तजज़िया लेंगे। मारूफ और मशहूर तजज़ियाकार और किसी तारीफ का मोहताज नहीं है तारिक पीरज़ादा साहब, कैसे हैं आप सर? आप दोनों हज़रात को वेलकम कहूंगे अपने प्रोग्राम में। सर आपसे शुरू करूंगी। ये जो इतनी तकरीरें हो रही हैं और एक एक पार्टी जो है वो 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये क्या हाइप है? 2 नवंबर ना हो गया, कोई क़यामत की डेट तो नहीं दे दी इमरान खान ने? ये एक बात तो तय है कि इमरान ने उसकी तहरीक कामयाब होती है नहीं होती है, एक हद फासिल जो है, एक खत फासिल जिससे दोनों अतराफ के लोग बिल्कुल वाज़े तौर पर अलग-अलग खड़े हुए नजर आते हैं, वो इमरान ने वो खत खींच दिया है, वो लाइन खींच दी है। ठीक है। चुनांचे उसका नतीजा ये निकला है कि तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत के साथ हैं या हुकूमत के साथ बज़ाहिर नहीं है लेकिन इमरान का साथ छोड़ चुके हैं। वो जो 6 महीने से एक TORs का था मसला, मोहब्बत की पींगे, इकट्ठे होना, यहाँ तक कि लाहौर के जलसे में इमरान के साथ आना पीपल्स पार्टी का। तो जी जितनी 5-7 पार्टियां हैं वो अपनी खामोशी के जरिए या अपनी मुतहर्रिक शमूलियत के जरिए कर ये रही हैं कि इमरान को छोड़कर हुकूमत के साथ मिल चुकी हैं। और नतीजा एक ही है कि सब वो पार्टियां जिन्हें इमरान के साथ होना चाहिए था, उनका असल चेहरा इमरान की उस खत ने कि जो उसने खींच दिया है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो मेरे साथ नहीं है वो करप्ट है, बिल्कुल, या करप्शन के साथ है, या कम से कम करप्शन की मुखालफत नहीं कर रहा है। बिल्कुल। ये वो बात है जिसके नतीजे में अब जबकि फर्ज कीजिए कि ये तहरीक कामयाब होती है, इस्लामाबाद बंद हो जाता है 5-6 दिनों के लिए, और कहीं अगर कामयाबी इमरान के करीब आ जाती है
جن تمام پارٹیوں کا اجتماعی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. یہ خوف ہے جس کا یہ تمام پارٹیاں شکار ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب تمام پارٹیاں جیسے کہ آج ہم نے دیکھا ایک پارٹی دوسرے پر حملہ کر رہی ہے, تیسرے پر حملہ کر رہی ہے. کشمیر کے مسئلے کو دبا دیا گیا, تمام پارٹیوں نے اجتماعی طور پر دفنا دیا ہے. کاش کے حکومت اور افواج پاکستان اس مسئلے کو علیحدہ رکھ کر اونچا ایک بار پھر اوپر کی طرف لے جائیں. چنانچہ میں اس بات سے بڑا پریشان ہوں کہ پاکستان کے سیاستدان مجموعی طور پر بے استثناء ایک دو بڑی ملک کے ساتھ وفاداری کا مسئلہ, سر نیا الائنس کے ساتھ وفاداری کا مسئلہ کھڑا ہے. وفاداریاں بدلی بھی جا رہی ہیں اور وفاداریاں نئے لوگوں کے ساتھ بنائی بھی جا رہی ہیں. یہ کوئی آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کریں, مجھے بتائیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی جو اتحاد ہے, سیاسی اتحاد, وہ بدلنے لگ گیا. دیکھیں کراچی سے شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کراچی سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو 4 MQM بن گئی ہیں یا بنا دی گئی ہیں, اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ جو ہیں حق نمائندگی یا ریپرزنٹیشن سے محروم ہو گئے ہیں. اس وقت ان کا اس وقت کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے پورے پاکستان میں. بالکل یہ حقائق اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں. نہ لندن, نہ MQM پاکستان, نہ مصطفیٰ کمال اور نہ گورنر سندھ. اس وقت کراچی کے 2-2.5 کروڑ لوگ اور حیدرآباد اور سندھ, ان سب 3 کروڑ لوگوں کا کوئی نمائندہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور کسی جاری رواں دواں جمہوریت میں لوگوں کا اس طرح حق نمائندگی سے محروم ہو جانا ایک بڑی خطرناک بات ہے. یا تو آپ گورنر بھی تو ایکشن میں آ گئے ہیں نا. جی آرام. اچھا یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زبردست اقتدار کی رسا کشی کراچی کے لیے جاری ہے. پیپلز پارٹی خود کوشش کر رہی ہے کہ چونکہ MQM کا ان کے نزدیک خاتمہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا غیر مؤثر ہو چکی ہے, تو کیوں نہ ہم اپنا شور دکھائیں, اپنی قوت کا مظاہرہ کریں. سوچے وہ جلوس جلسی سی جو نکالی تھی بلاول کے, وہ جو وصیت نامے کی بنیاد پر لایا گیا ایک لڑکا ہے, آپ دیکھیں ذرا صورتحال کیا ہے کہ اس کو پاکستان کا رہنما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے برعکس نون لیگ جو ہے وہ اپنی نئے دوست تلاش کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا کچھ آپ نے ذکر گورنر کے حوالے سے کر دیا ہے. بڑی تعریف کی ہے انہوں نے نعمت اللہ کی. اچھا اس میں تو ایک پہلو یہ بھی تھا نا کہ انہوں نے اس کا نام اس لیے لیا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو زخمی کرنے کے لیے, ہاں یہ بھی تھا, گہری چوٹ لگانے کے لیے, شرمندہ کرنے کے لیے. یہ جو پاک دامن مسٹر پاک دامن ہے, ذرا ان کا چہرہ ان کو دکھائیں. حالانکہ خود گورنر کے خلاف غالباً مقدمات کی جو تفصیل ہے وہ قتل کے مقدمات ہی غالباً 39 ہیں کہ 38 ہیں کہ 29 ہیں, کوئی اس طرح ہی ہیں. تو سچے جھوٹے بات یہ نہیں ہو رہی. جمہوریت میں یہ بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے, اور یہ بات میاں نواز شریف کو بھی سمجھنی چاہیے, گورنر سندھ کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر جمہوریت کو چلانا ہے تو جمہوریت میں سیاستدانوں پر جب الزامات لگ جاتے ہیں تو برازیل کی وزیر صدر کی طرح ڈلما روسیف کی طرح آپ اقتدار سے علیحدہ ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ جمہوریت کرپشن کے ساتھ چل نہیں سکتی, ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سر, آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. عمران خان نے یہ کہا کہ 2 نومبر کو اسلام بیان پہ عمل کرے گا یا پھر رد عمل کرے گا. شکریہ آپ نے بلایا. اب اس طریقے سے یہ ہے کہ جی یہ وہی ہم ضیاء الحق کا جو ریفرنڈم تھا نا کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے, آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ میرے ساتھ ہیں, ادروائز آپ اسلام کو نہیں مانتے تو آپ دوسری طرف چلے جائیں گے نا. جی آپ اپنی بات ڈالیں گے تو آپ اسلام کو نہیں چاہتے, مجھے ڈالیں گے تو اسلام چاہتے. یہی عمران خان کا ہے. پالیٹکس میں یہ ہے کہ وہ ایک عمران خان بھی اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. بالکل, کیونکہ اس کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے, اور یہ اس الیکشن میں اگر عمران خان آ جاتا ہے, اگلے الیکشن 5 سال بعد ہوتا ہے, اس وقت عمران خان بوڑھا ہو چکا ہوگا. اب اس کا یہ ہے کہ اس وقت اپنی ہائپ کریٹ کرتا رہے اور لوگوں کو موو کرتا رہے, تاکہ اگلے سال 2018 میں جب الیکشن ہونے اس وقت تک ووٹر اس کے ساتھ چلتے رہے. اب اس کے لیے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا دھرنا اسلام آباد کے لوگ جو ہے وہ دھرنے کے یوزڈ ہو چکے ہیں آلریڈی کافی لمبا دھرنا ہوا, اس میں بھی سفر ہوا ہے. پوری سول سوسائٹی نے بھی اس وقت پہ کہا کہ بھائی
एक पार्क बना लो ना, F9 पार्क है, वहां धरना देना। अब आप रोड बंद कर रहे हैं अभी से ही, अभी 10-12 दिन रहते हैं, लोगों ने ऑलरेडी अपनी एक्टिविटीज कैंसिल कर दी है, किसी की शादियां हैं वो कैंसिल कर दी है, इवेंट्स कैंसिल कर दिए। साल का एंड है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी इस्लामाबाद की ऑलरेडी जो है वो बहुत सफर कर रही है। पहले जो है एक मोटरवे ये हमारी जो मेट्रो बनाते रहे, मेट्रो की वजह से बिलूरिया बंद हो गया, कादरी साहब का धरना हो गया, इमरान खान का धरना हो गया, इस्लामाबाद जो है वो टोटली उसको कोई भी हमने बड़ा सफर किया। मैं खुद इस्लामाबाद में रहती हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ हमने उठाई। अब फिर अभी वही है कि जी इस्लामाबाद के आगे धरना, भाई पार्लियामेंट में आप हैं, या तो पार्लियामेंट से छोड़ दे, रिजाइन दे दें, उसके बाद अब पूरा पाकिस्तान आपके पास है ना, जो आप अपने में वहां करें। अब इस्लामाबाद के शहरियों को किस लिए तंग कर रहे हैं? इस्लामाबाद शहरियों की कोई आवाज नहीं है, उनकी कोई अभी लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम बना उसमें भी अभी तक आपको पता है कि कोई एक्टर नहीं, कुछ भी रोल नहीं है। अब इस्लामाबाद के शहरी कहाँ जाएं? वो एक जेल में इस तरीके से कि आप अंदर आए, आप बाहर भी नहीं जा सकेंगे, आपको ना मिल सकेगा। इवन कि पिछली दफा तो ये हुआ है कि आप अपने ऑफिस वगैरह में कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा था। और प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्राइम्स रेट वो बढ़ जाते हैं, जो बाहर आते हैं वो अपने साथ वो क्रिमिनल हर एक की तलाशी भी नहीं ली जा सकती। बिल्कुल ठीक है। धरना जो हुआ, धरने में भी आप देखते थे उस वक्त पुलिस को एक अलग धंधा मिल गया। उसमें सेहत की भी तो आप देखें ना कि वो जरूरियात जो है वो भी बढ़ जाती हैं। आपके पास इतने वॉशरूम नहीं है, आपके पास इतना नहीं है फिर सारा अभी भी। और फिर उसके बाद वाइस वर्सा ये कि गवर्नमेंट भी, अब गवर्नमेंट जो है वो खामोश बैठी हुई है, एंजॉय कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी से एंजॉय कर रही है कि लास्ट मोमेंट हमारी मुसीबतों को कौन एड्रेस करेगा जो हम फेस करने वाले हैं। मैडम अब मुझे ये लोग कहते हैं अभी गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही कि हम ये कर देंगे। जुडिशरी सामने से बैठी हुई है, जुडिशरी के पास पानामा का केस है, जुडिशरी जो है वो उसको एक्शन ले कि भाई आओ, कोर्ट पहले उसको एड्रेस करे, बाकी तो इमीडिएटली एक दिन के नोटिस पे कर लेते हैं, सू मोटो भी ले लेते हैं। अब उसको आए गवर्नमेंट, वो डिसीजन कुछ ना कुछ उस पे हो, सिर्फ आवाम को, आम लोगों के धरने पे या इसके रहमो करम पे ना छोड़े, ताकि सिस्टम चलता रहे, हमारा सिस्टम चलता रहे। और फिर दूसरा ये कि इस तरीके से गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, ठीक है, उनके पावर्स उनको चलती रहेगी, लेकिन वही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू चेंज हो, उसके साथ अपने एलाइज बनाए और उसके बाद आगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, करप्शन के खिलाफ वो कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे, और क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह की करप्शन है, एक ज्यादती है एक शहर के साथ, जहाँ पे आपको पता कैपिटल है, सारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव यहाँ पे है, उसके अलावा यहाँ पे बड़ी सरगर्मियां हैं, सब लोग जो है ऑफिस में जाते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया तो है कोई नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो धरने का मौसम शुरू हो जाता है हर 2 साल के बाद, तो ये जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करता है या इस्लामाबाद के मुसीबतों में ज्यादा इजाफा करता है? आप क्या कहते हैं कि जमहूरियत के लिए जरूरी है ये धरना? और अगर धरना होता है तो F9 पार्क जैसी, अभी बड़ी अच्छी इन्होंने बात की मोहम्मद अनवर साहब ने, कि खुली जगह, एक ऐसी जगह जहां से ना तो रास्ता गुजरता है, ना ही ऑफिस जो हैं वो करीब पड़ते हैं, या फिर वहां से गुजर के ऑफिस को नहीं जाना। आप क्या समझते हैं कि जगह का इंतखाब करते हुए पीटीआई ने सोचा? देखिए बात यह है कि हमको इतना मुनज़्ज़म जमहूरी मुआशरा नहीं है, पुख्तगी और बालिदगी और बलूगत की वो सतह अभी मौजूद नहीं है तो 100-100, 200 साल पुरानी जमहूरियतों में होती हैं कि जिसमें 4 रोया सड़कें अगर इस तरफ हैं और 4 रोया इस तरफ हैं, तो लोग एक तरफ की 4 रोया सड़कों पर चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक रवा दवा होती है। तो ये जो तस्वुर है एक खास तौर पर सोसाइटी में डिसिप्लिन का, वो उसकी अगर तवक्को करेंगी तो कुछ जरा ज्यादा है। अब मसला ये है कि आपने इंतखाब करना है 2-3 चीजों का। बिल्कुल ठीक। आपने फौरी 1-2-3 दिन या 1 हफ्ते की सहूलत को देखना है या करप्शन के दूररस नताइज को देखना है? सर 2014 में भी तो कोई नहीं हुआ था। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, और जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हम जरा ये भी तय कर लें कि ये जो 2-4 हफ्ते का धरना है इससे हमें कितनी सपोर्ट मिलेगी, हमारा जो सिस्टम है कितना करप्शन फ्री हो जाएगा, या फिर ये भी पुराने धरने की नजर हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। बनिए आप भी रोज न्यूज की आवाज। आपके करीब रौनमा होने वाले गैर मामूली वाकयात के वीडियोस या तस्वीर व्हाट्सएप कीजिए इन नंबर्स पर 0331512118 033510706666।
یہ ایک آپ کے ماتھے پہ کلنک ہے, دھبا ہے بھیک کا, جبکہ اس پیسے کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں. بھارت افغانستان, ایران, امریکہ, سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں, تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ انڈیا کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ہم نے تنہا کرنا, آئسولیٹ کرنا ہے. بس ایک ایسے لکیر کھینچ دی گئی آپ کے اور ہمارے درمیان. یہ تو ڈائریکٹ حملہ ہے پاکستان کی اساس کے اوپر. طالبان کی وہاں پہ کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے ان کی پارلیمنٹ میں, تو یہ جو پالیسی جو ہم نے پچھلے 30 سال میں فالو کی ہے وہ اس سچویشن میں آپ کو آ کے آپ کے خیال میں وہ غلط ثابت نہیں ہو رہی؟ اچھا, یہ جو آپ کی سوچ ہے نا, یہ کہنا یہ پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہے. امریکہ اور افغانستان کی طرف سے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, تو اس سلسلے میں ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ جو نیوکلیئر سائڈ پہ میزائل ٹیکنالوجی میں جو انڈیا ایڈوانسمنٹس کر رہا ہے, پرابلم وہ ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز پہلے سے بتاتی ہیں تو وہ پھر بلاسٹ ہونے سے پہلے اس کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انٹیلیجنس کی کوشش کی وجہ سے جو غالباً 100 اور واقعات ہو سکتے تھے جو انہوں نے پریمپٹ کر کے بچا. دیکھیے پروگرام ڈیفنس میٹرز جنرل امجد شعیب کے ساتھ ہر بدھ اور جمعرات کی شب 7:05 پر صرف روز نیوز پر. ویلکم بیک. پروگرام مکالمہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میرا نام عروج رضا سیامی ہے اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے طارق پیرزادہ صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر عوام آ جاتی ہے تو کیا ہوگا اور اگر عوام نہیں آتی تو کیا ہوگا, کیونکہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ 2014 میں بھی ہوا تھا, ابھی یہ دوبارہ دہرانے جا رہے ہیں. اور وہی بات کہ اب ہمارے جسم میں ناتواں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ بار بار جا کے ادھر بیٹھ جائے, اور جب کیونکہ وہاں سے وہ تو شادی کر کے اٹھ جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ وہی رسوائیاں اور وہی تانے جو سوسائٹی ہمیں دیتی ہے کہ جی بڑا جاتے تھے آپ لوگ دھرنے میں, کہاں تبدیلی گئی؟ تبدیلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے, ہمارے پاس تبدیلی نہیں آتی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تبدیلی آ گئی تو اس کے بڑے دوررس اثرات مرتب ہوں گے. ایسا ہے کہ ہم نے کچھ دیر پہلے برازیل کا ذکر کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں 30-40 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد اس پوری قوم نے دنیا میں اپنی 8ویں صنعتی حیثیت کو منوایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح وہاں پر اولمپکس کا انعقاد ہو سکے. یہ آرزو ہوتی ہے قوموں کی, اس سے جو شہرت نصیب ہوتی ہے, جو آپ کا نام آتا ہے, آپ کی ریاست اٹھ کر آسمان تک چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ جب ان کی صدر جو ہیں ان کی ذات پر کرپشن کا مسئلہ آیا تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ برازیل کو پرانی جمہوریت نہیں ہے, بالکل پاکستانی کی طرح ایک نئی جمہوریت ہے, چند سال زیادہ چند سال کم, اس سے باقی امریت کی ایک تاریخ ہے. سوسائٹی بڑی ویل گرومڈ ہے, میں آ رہا ہوں ہماری پاکستان کی سوسائٹی کا اور اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بن رہا. وہ امپیچمنٹ پہ چلے جاتے ہیں, ہمارے ہاں امپیچمنٹ ایک ڈراؤنا خواب ہے, کبھی میں آ رہا ہوں اس طرف. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کی قوت حکومت اسے کیا کہتے ہیں مثلا وہاں کی پارلیمنٹ کے فیصلے کے ساتھ تھی, ٹھیک ہے, جلسوں کی شکل میں, اور لوگوں نے کہا کہ نہ تو ہم اولمپکس کو چھوڑیں گے اور نہ ہی کرپشن کے خلاف اس جہاد کو چھوڑیں گے. چاہے اولمپکس بھی ہوئے اور اس کے کرپشن کے خلاف جہاد بھی ہوا وہاں پر, اور وہ محترمہ جو ہے تشریف لے گئی, بلکہ ان کے بعد ایک دوسری کارروائی شروع یہ ہوئی کہ جو پچھلے صدر ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ ریاست کو, خاص طور پر جمہوری ریاست کو, بلکہ کسی بھی ریاست کو جو کرپشن کے ساتھ نہیں چلا سکتے. اگر وزیر اعظم وقت پر الزام لگ چکا ہے اور دستاویزات موجود ہیں جس کی تردید کوئی نہیں کر رہا ہے, یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. جیکر دستاویزات عروج رضا کی ہوتی, طارق پیرزادہ کی, انور صاحب کی, تو اختلاف ہی اختلاف تھا. بالکل, یہ تو وہ چیز ہے جس پر اختلاف کوئی نہیں کر رہا. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں ہے, اسی پر تو تحقیقات ہونی ہے. بالکل. چنانچہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم رکھنے کے لیے, جبکہ تمام پارٹیاں ایک طرف ہو چکی ہیں, یہ یاد رکھیں کہ تمام پارٹیاں کہہ رہی تھی عمران غلط نہیں کہتا, اور مجھے تائید نہیں کرنے کی ضرورت ہے عمران کی, ہم ایک تجزیہ کر رہے ہیں. یہ بات عمران کی بالکل درست ہے. تمام پارٹیوں نے 22 پارٹیوں نے کہا کہ پچھلے الیکشن میں کرپشن ہوئی, لیکن ایک بھی پارٹی اس حکومت کے بھیجے جانے کے حق میں نہیں تھی سوائے عمران کے. کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کرپشن کو تسلیم بھی کرتے ہیں
اور اس کی بنیاد پر نظام کو چلانا بھی چاہتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا. ملک کو نقصان پہنچے گا. ایوب خان نے کیا کیا؟ 1956 کا آئین منظور ہو چکا تھا, الیکشن ہونے والے تھے, اس نے اٹھا کر آئین معطل کر دیا, ملک ٹوٹ گیا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. میرے منہ میں خاک ہزار مرتبہ. میں پاکستان کو اتنی بڑی قوت بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ آدمی آپ سوچ نہیں سکتے, میں نہیں سوچ سکتا, لیکن حقائق کیا ہے کہ زمینی حقائق کے مطابق فطرت فیصلہ کرتی ہے اور اس میں کرپشن کے لیے کوئی گنجائش نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ مجھے بتائیں سول سوسائٹی کیا کرپشن کی وہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ تھوڑا وہ مصیبتیں اٹھانے سے ابھی قاصر ہے, تو کیا کرپشن کے خلاف جہاد میں وہ نکلے گی؟ آپ کو کچھ لگ رہا ہے, کوئی پلس نظر آ رہی ہے سٹی میں؟ کوئی بھی پاکستانی کوئی کہتا ہے کہ میں کرپشن کو سپورٹ کرتا ہوں, کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں کہے گا میں کرپشن کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن اس گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کوئی انہوں نے اسی کنسٹیٹیوشن میں, ہمارے کنسٹیٹیوشن میں یا لا میں ہے, یا تو ایک لا بنا دیں نا جی, پارلیمنٹ میں لا بنا دیں. یا سپریم کورٹ ایک منٹ کی انہوں نے سزا دی, گیلانی گھر چلا گیا, پرائم منسٹر صاحب کا گیلانی صاحب وہ گھر چلے گئے. کیا اب سپریم کورٹ وہ ڈیسیژن نہیں ایسا کوئی لے سکتی, سو موٹو اب نہیں لے سکتے کہ ہاں بھائی یہ کرو, ادروائز بھائی ہم سپریم کورٹ میں تو ایک آج وہ رٹ انہوں نے دائر کی ہے کہ جی اسلام آباد کو وہ بند کر دے گا. وہ مجھے لگتا ہے اس کے اوپر ایکشن لے لے گی سپریم کورٹ, تھوڑا کچھ نہ کچھ کاروائی ڈالے گی. اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ جب وہ خود اب ان کے پاس کیس پڑا ہوا ہے, اس کو کیس کو آگے لگا لے. اب سپریم کورٹ کے ہمارے اب وہ جو ہے وہ ایک پریچرز کا بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ایسے کرو ویسے کرو. بھائی آپ ڈیسیژن میکر ہیں, قوم کا پیسہ آپ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے, قوم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے, آپ اس کے مطابق ڈیسیژن لیں. لیکن اگر اس طریقے سے ہم کہ جی آج کرپشن ایسے ختم نہیں ہوگی جو جس طریقے سے ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہاں اسلام آباد میں 3 مہینے بھی بیٹھے رہیں گے, پہلے گورنمنٹ ختم کرنے کا تھا. مجھے انور صاحب یہ بتائیے سوسائٹی کی پلس کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف وہ خود باہر جائیں گے, اسی طرح جیسے انہوں نے 2014 میں دھرنے کا ساتھ دیا تھا, تو اس بات بھی. اور دوسرا مجھے یہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ 2 نومبر کا تو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے, کتنا لمبا چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دھرنا؟ کیونکہ دوسری جانب بلاول نے بھی ایک وہ کال دے دی ہے دھرنے کو, انہوں نے کہا 27 دسمبر تک اگر پاناما لیکس کے اوپر ان کا بنایا ہوا ڈرافٹ یا بل جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد وہ بھی ایک لانگ مارچ کریں گے. تو یہ کیا ہمارے اب پارلیمنٹ کا کردار ختم ہو گیا؟ ریونڈ میں آپ نے پہلے دیکھا انہوں نے لمبا دھرنے کا پروگرام بنایا تھا, اور لاسٹ مومنٹ ایک دن کا انہوں نے جلسہ کر دیا کہ جی ایگریمنٹ ہو گیا. آئی ایم شیور یہ 3-4 دن سے زیادہ اگر کرتے بھی ہیں سارے لوگ, لیکن ابھی تک جو پلاننگ اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو 10-15 دن کے لیے محفوظ کر رہے ہیں. اپنے سارے ایونٹس انہوں نے 15 دن کے لیے ایونٹ 30 تاریخ سے انہوں نے کر کے, انہوں نے ایونٹ 30 سے 1-2 دن پہلے کر دیے کہ بھائی اس سے لے کے 15 تاریخ تک کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. کوئی ان کے انویٹیشن بھیجے ہوئے کو باہر سے آدمی آتا ہے, یہاں جہاز پہ آتا ہے, آنے جانے کا آگے اسلام آباد میں انٹر نہیں ہو سکتا, وہ کہاں جائے گا؟ وہ ساری ایونٹس شادیاں, ایون کے اسلام آباد میں شادیاں لوگوں نے پوسٹ پون کر دی اپنی ہوٹلز میں. آپ جا کے کسی بھی پوچھے کہ آپ کی 2-3 تاریخ کو جو شادیاں تھی وہ کہاں گیا؟ اسلام آباد ایسا ہے بزنس کے اوپر بھی افیکٹ آ رہا ہے. اب بزنس اسلام آباد کا بزنس آلریڈی, کیونکہ آپ کسی سپر مارکیٹ میں, جنرل سپر مارکیٹ میں F6 F7 میں کسی تاجر کے پاس جا کے پتا کر لیں کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے. آلریڈی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنا رینٹ پے نہیں کر رہی. ایون کہ بلو ایریا میں اکثر جو برانڈس ہیں وہ بند ہو گئے, وہ پے نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے رینٹ بھی پے نہیں کر سکتے. صبح سے لے کے شام تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس نہیں آتا. پھر یہی دھرنا آ کے لوگ باہر سے آ کے, اور ان کو اس وقت کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے. پھر سارا کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ صفائی کا بھی تو کوئی ارینجمنٹ نہیں رہ جاتا ہے. صفائی تو بات کی بات ہے. ایون کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے جو ہائی آفیسرز ہیں پچھلی دفعہ دھرنے میں ان کے گھر سے کھانا پک کے جا رہا ہوتا تھا. سی ڈی کے جو ایک ممبر تھے ان کے گھر میں, ان کا گھر تھا, وہ سارے قادری صاحب کے لیے وہاں کھانا جا رہا ہوتا تھا. گورنمنٹ کے لوگ ملے ہوتے ساتھ, لیکن عام پبلک جو ہے وہ بیچاری وہ پس جاتی ہے. کنٹینرز کے نیچے سے آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم پریگننٹ خواتین کنٹینر کے نیچے سے بیچاری رنگ کے کراس کر رہی ہیں. اسلام آباد آنے کے لیے سارے, میں ابھی اپنے شہر میں اگر کہوں گا کہ ہاں جی 100 بس چل رہی جناب, 3 دن کھانا مفت ملے گا, اب چلے لوگ تیار ہو جائیں گے, آؤ جی چل. لیکن 3 دن کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ کرپشن کے پاس پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے انٹرویو لیے تھے ان لوگوں کے جا کے کہ جی بتائیں کس لیے آئے. وہ کہتے ہیں جی قادری صاحب آئے وہ چیزیں سستی ہو جائیں گی. لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ اب آ جائے. اچھا سر, ایک اور چیز, ایک طرف تو وہ دھرنے والے بند کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسری جانب حکومت بھی بند کر رہی ہوتی ہے رستے کنٹینر لگا کے. میں ایک تو کنٹینر مافیا سے سر بڑی میں تنگ آئی ہوں, وہ کیوں دے دیتے ہیں؟ کنٹینر دیتے نہیں ہے, وہ لے جاتے ہیں نا, تو قبضہ کر لیتے ہیں نا. کنٹینر بھی اندر لاکھوں کا سامان بھرا ہوتا ہے, اور کنٹینرز کے اندر جس کا سامان پڑا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے. وہ 2 مہینے تک اس کا سامان اس کو نہیں پہنچتا, یا لوٹ لیا جاتا ہے. عوام کو دونوں جانب سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے, جو پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی. اب کنٹینرز کا جو ایک وہ کانسیپٹ آ گیا ہے
जब भी कभी धरने का नाम आता है तो जहन में कंटेनर आता है, वो कंटेनर आगे लगा कि अब कैसे करेंगे और हम? आपकी ट्रैफिक, आपके वो सारी ट्रैफिक मुअत्तल है आपके हॉस्पिटल में इस्लामाबाद में पहले भी। अब पॉपुलेशन वो इस्लामाबाद छोटा सा वो नहीं रहा, अब इस्लामाबाद बड़ा हो गया, लेकिन उनके मसाइल भी बढ़ रहे हैं साथ साथ। ट्रांसपोर्ट अभी भी आप जाते हैं तो आपके रश हो रहा है, लेकिन और इस्लामाबाद में आधी से ज्यादा आबादी जो काम करती है वो रावलपिंडी से आती है। बिल्कुल, रावलपिंडी से आती, नौकरी करती है वो। अगर कई लोग दिहाड़ीदार हैं, वो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, पहले हो ही नहीं रही। हॉस्पिटल्स में भी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने लोगों के इलाज मुआवजे के लिए। लेकिन वही तारिक मिर्जा साहब मेरी तरफ बड़े गुस्से से देख रहे हैं कि दूर असरात मुरतब होंगे। दूर नतीजा पहले भी आपने देखा है कि 2014 में कोई नतीजा है? कोई मुझे बताइए सर, 2014 आप इतनी फेवर कर रहे हैं सर, मुझे एक चीज का जवाब दे दो, 2014 में हमने क्या गेन किया? पार्टी से किसी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर 2014 में हमने क्या पाया धरने से? देखिए कुछ चीजें तब्दील उस वक्त हुई थी, और वो होता है लोगों की सोच को, मसलन मिडिल क्लास के लोगों को तहरीक के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अमली तौर पर खवातीन, बच्चों, मर्दों, बूढ़ों की सतह पर शामिल किया गया, मुतवस्सित तबके की सतह पर, और जरा से उससे ऊपर तबके की सतह पर एक तब्दीली आई थी। दूसरे, पाकिस्तान में शऊर तो जरूर आया है कि हमारे मुल्क में करप्शन है। अब मसला तो सिर्फ ये है कि क्या इस पूरे निज़ाम को इसी तरह चलते रहने देना है और इसकी कमजोरियों के साथ इसे कबूल कर लेना चाहिए, ये सवाल है। लेकिन सर जैसे अभी देखें 2 नवंबर से पहले कितना नकार खाने में कितनी तोतियां बोल रही हैं, मुझे ये बताएं किसके ऊपर यकीन करें, किसके ऊपर ना करें? देखिए बात यह है कि जमहूरियत में शक की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, जमहूरियत की बुनियाद शक पर है, इसको आप और किसी तरीके से ले नहीं सकते। लेकिन अगर आप गौर से देखें, आपके साथ एक मुल्क है चीन, वहाँ जो वहाँ के गवर्नर हैं, वो जो लोग करप्शन में पाए जाते हैं शामिल, उसमें या वो फांसी चढ़ते हैं या 14 साल की कैद होती है। बड़े बड़े पार्टी के जनरल्स, उसके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग, यानी मुआफी आमरीत हो या जमहूरियत, करप्शन के लिए मुआफी का मतलब रियासत को नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल, तो उसके एक सबूत है। सबूत ये है कि जब से जरदारी और नवाज शरीफ, ये दोनों एक हुकूमतें हैं, चूंकि आपस में साथी भी हैं, और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तो ये तो उनका अपना मिसाल की जमहूरियत की बात है, इस वक्त भी वो उनके साथ है। आप गौर से देखें कि एक जो कर्ज 6,000 अरब रुपए के कर्जे थे, वो 19 या 20 हजार अरब रुपए के कर्जों में तब्दील हो चुका है। अच्छी, दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। लोग गौर करें कि 1000 अरब क्या चीज होती है, तो उस वक्त महसूस होगा कि हमारी नस्लें जो हैं इसको उतारने में तकलीफ महसूस करेंगी। बिल्कुल, रोजाना ये बात आती है। सोचिए 200 अरब रुपए की आप कराची की, लाहौर की जो ऑरेंज ट्रेन है, जिसके मुतालिक जनाब खादिम आला पंजाब ने आज तकरीर फरमाई कि ये एक 27 किलोमीटर की ट्रेन तमाम पाकिस्तान का मंसूबा है, क्या कराची के लोग भी इसी के अंदर आके सफर करेंगे? उन्होंने कहा जब वो लाहौर आएंगे तो इसी में सफर करेंगे। और तो क्या कहते हैं, शाहदरा में जो खड़ा हुआ आदमी है वो वहां जाएगा जहां से वो शुरू होती है और सैर करेगा। क्या लाहौर 27 किलोमीटर का शहर है? क्या ये कोई जेरे जमीन ट्रेन है? कहना मैं ये चाहता हूँ वो करें जो कर रहे हैं, तो करप्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप मुआफी दे देते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेर हो जाएगा। एक बात याद रखें, ये जो आप काफी देर से एक नुक्ते पे जोर दे रही है ना कि इस्लामाबाद के लोगों को तकलीफ होगी, जी जी, ये पंजाब के लोगों को, कराची के, पख्तूनख्वा के सब लोगों को होगी। जमहूरियत में जब तहरीकें चलती हैं, जमहूरियत बजाय खुद एक तकलीफ दे मुसलसल अमल का नाम है, इसके अंदर आराम नामी चीज कोई चीज नहीं है। हर वक्त एक हरकत है, एक मूवमेंट है, गेम ऑफ नर्व्स है। इसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। 11 दिन यूक्रेन के अंदर, देखिए चूंकि बैन अवी मामलात मेरा मौजू है, बर्फों के अंदर लोगों ने आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, जो पिछला सदर था उसके खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक जमहूरी चलाई थी। बिल्कुल, वो जो आज रूस में बैठा हुआ है। मैं कहना ही चाहता हूं, आप करप्शन, आप याद रखें, ये जितने मिसालें मैं दे रहा हूं ये सब करप्शन के हवाले से हैं। बिल्कुल, इनमें किसी सियासी तनाजे का जिक्र नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप मियां नवाज शरीफ पर इल्जाम लग चुका है। 2 तरीके हैं, या अदालतें फैसला कर दें, 1.5 महीने के बाद अब तारीख मुकर्रर हुई है उस केस की। एग्जैक्टली, वो जो बात अभी हो रही थी, हमारे साथी कह रहे थे, आप गौर करें कि 1.5 महीने में तो केस का फैसला हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए था। हाँ। और ये तहरीक जो है जिसके चलने की हम बात कर रहे हैं, इमरान कहता तो ठीक ही है कि या तो आप उसे क्या कहते हैं इस्तीफा दें या तलाशी दे दें। बिल्कुल, आप ऐसा कर दें कि तलाशी दे दें, क्या बुरी बात है? बिल्कुल ठीक है। लेकिन तलाशी क्यों दें? क्योंकि आप तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहते।
कोई पार्टी शामिल है वो तो उनकी तलाशी मांगने लग गए हैं उल्टा। वो तो उन्होंने कहा कि फिर ठीक है इमरान भी अपनी तलाशी दे दें, वो नियाजी सर्विसेज के ऊपर और उसके वर्जन आइलैंड की वो सारी बातें उन्होंने कर दी। हाँ। इमरान को बख्शने या मुआफ करने का तो तस्वुर होना ही नहीं चाहिए। जब हम वजीर आजम का गर्दन पकड़ना चाहते हैं तो इमरान की गर्दन को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन इमरान हुकूमत में नहीं है, इमरान की गर्दन नहीं छोड़नी हमने। ठीक है, लेकिन जो साहब बैठे हुए हैं जिनकी वजह से रियासत डगमगा रही है इस वक्त, ये सूरत हाल क्या है? सर उनका अपना नाम तो नहीं है ना, उनके बच्चों का नाम ही है ना। नहीं, ये तो वी हैव टू फाइंड आउट ना कि क्या यही तो बात है सारी, क्या उनका भी नाम है। में यही होता है कि जब इल्जाम लगता है, उस पर पहले दिन जो इल्जाम लगा था दिलवर हुसैफ पर ब्राजील में, उन्होंने कहा जी आप अलहदा पहले इक़्तिदार से हम करते हैं। किसने किया? उनकी पार्लियामेंट ने किया। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट एक अदारे के तौर पर जिंदा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों के ग्रोहों और जत्थों की शक्ल में है। जो कि मतलब है मियां साहब ने अगर एक हुक्म दे दिया है तो तमाम के तमाम लोग उस दिन पार्लियामेंट नहीं आएंगे, या तमाम के तमाम पार्लियामेंट में आ जाएंगे। उसको उनकी इजाजत के बगैर न कोई आएगा न जाएगा। इस जमहूरियत का नाम पाकिस्तान में जमहूरियत है, लेकिन हकायक ये है कि आप अभी बहुत से मुल्कों से जमहूरियतों से अपना मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम एक उबरी दौर से गुजर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अभी आपके मुल्क को किसी तकलीफ से गुजरना जरूर है, इसकी जानिब आप इशारा कर रही हैं। अगर आप सिर्फ ये देखेंगी कि फौरी सहूलत और आराम के तहत इन तहरीकों को खत्म हो जाना चाहिए, उनको नुकसान हो जाएगा। सर तहरीकें सियासी तौर पे क्यों नहीं चलती हैं? आपकी तरफ आती हूँ, तहरीकें सियासी तौर पे क्यों नहीं चलती हैं? पार्लियामेंट में बैठी हुई है पीटीआई और केपीके में वो रूल कर रही है। अभी जवाब दिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। इतना जबरदस्त फोरम है आपके पास, से निकल के बिल्कुल जब इस तहरीक की या सुप्रीम कोर्ट में इस केस के जाने की कोई वजह पैदा नहीं हो सकती थी। ठीक है, अगर ये पार्लियामेंट ब्राजील की पार्लियामेंट की तरह जो कि आम जमहूरियत है, नई जमहूरियत है, वहाँ लोग अपने मुतालिक खुद फैसला करने में खुद मुख्तार है। मसला ये है कि यहाँ के जितने पार्लियामेंटेरियन है, MNA है, वो मियां नवाज शरीफ की शोहरत और मकबूलियत की वजह से अपनी सीटों पर बैठे हुए। ठीक है, सोचे हो ये रहा है कि 2/3 अक्सरियत के बावजूद मियां साहब कब आ रहे हैं। सर इसके ऊपर बात करेंगे हम। मोहम्मद अनवर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं वही है कि पिछली गवर्नमेंट्स आप देखिए 2-3 गवर्नमेंट्स इवन के तोड़ी गई, करप्शन की वजह से तोड़ी गई। बिल्कुल, मार्शाल्लाह 10-10 साल तक मार्शाल्लाह लगा। बिल्कुल, मार्शाल्लाह में फिर उन्हीं लोगों को फिर नवाजा गया। बिल्कुल, जिन्होंने गवर्नमेंट तोड़ी, पहले तोड़ी करप्शन दूध से नहला दिया गया। वो नहला दिया। अभी भी इमरान खान के साथ भी अब देखेंगे लोग जो पार्टियों में चेंज हो गया आगे, वो मतलब शहबाज शरीफ ने ठीक कहा है ना कि 20-20 करोड़ का कर्जा माफ कराने वाले इनके दाएं बाएं खड़े हैं। वो उनके भी हैं, वो भी अपने से भी शुरू करें कि भाई आपने अगर जो कर्जा माफ करा आप मॉडल बन जाए ना। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में वो कहते हैं जी जीरो करप्शन है जी, ठीक है, जुबानी कलामी नहीं, एक लाभ बना दे, जिस तरह अभी हमारे साहब प्रिजदा साहब बता रहे हैं, एक लगा दे जी 14 साल कम से कम आप सजा होगी या सजा मौत होगी, वो बिल बनाओ ना। बना सकती है असेंबली उनकी, वो कानून, क्योंकि ये करप्शन रोकना जो है सूबाई हुकूमतों का काम है। फेडरल गवर्नमेंट तो यहाँ बैठी हुई ना, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को पहले एज ए मॉडल बना दी। वो कहेंगे हम एज ए मॉडल हैं, हमारा ये है कि जो करप्शन में पकड़ा गया 14 साल उसको सजा होगी या सजा मौत कर ले, ठीक है। उसके बाद देखें 2-4 को हैंग करते हैं, पता लग जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में कोई नहीं कर रहा। सेम जिस तरह लाहौर में अगर एक येलो ट्रेन या मेट्रो बना रहे हैं, सिंध वाला भी काफी कर रहे हैं। आपने बात की सिंध में ये काम शुरू होना चाहिए। अभी मैं आपसे बिल्कुल हो, वहाँ सिंध की हो, लेकिन एक देखिए अभी पंजाब में अगर मेट्रो कर रहे हैं तो सिंध वाले भी मेट्रो कर रहे हैं। सिंध वाले तो वो गवर्नमेंट के साथ है ना, सपोर्ट। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो सारा जो है एक मॉडल बना दे। इमरान खान पहले मॉडल बना दिया। अभी इमरान खान के 3.5 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, अब 3.5 साल में मैच्योर गवर्नमेंट अब उसको मैच्योर वो बता दें जी प्रोग्रेस हमने किया क्या है जी अभी तक, अपनी प्रोग्रेस शो करें। और इस मॉडल को फेडरल में आप लेके आए, पार्लियामेंट में पेश करें। बजट जो है बजट वो आप नहीं स्पेंड कर सकते। वो कहते हैं हमने करप्शन रोकने के लिए इलीगल पैसा जाएगा, वो हल नहीं है। पैसा खर्च करें, आपको जो पैसा मिल रहा है आप वफाक को वापस क्यों फिर पैसे देंगे, उसको आप खर्च करें। एज ए मॉडल आप बताएं कि जनाब ये हमने ओपन ट्रांसपेरेंट ये पैसा लगाया, इतना पैसा मिला, हमने ये कर दिया, हमारी ये मेट्रो बन गई, हमने ये काम कर दिया, ये ब्रिज बन गए। वो एक मॉडल बना के दूसरों को दिखा दे। अब हम करप्शन ऐसे खत्म नहीं होगी कि सड़कों पे आ जाए। ये कोई तरीका
अवाम मुझे अवेयरनेस है, मैं घर में जाऊंगा, हर बच्चा करप्शन के खिलाफ है। कोई आपको कोई पाकिस्तानी कोई कहेगा कि मैं एक तरफ आप रैली निकालें करप्शन के हक में, आपके साथ एक बंदा भी नहीं होगा। एंटी करप्शन हर बंदा कहेगा, लेकिन इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व हैं हर छोटी छोटी वजह पे। पूरा मन तरीके से पार्लियामेंट के जरिए इस मसले को हल किया जाना चाहिए, ना कि सड़कों पे अवाम को निकाल के, ऊपर से सर्दियां भी आ रही हैं। सर ये क्या तरीका है आप लोगों का? सर ये क्या आप हर रोज ये इधर ये एक माहौल बना लेते हैं? देखिए बात ये, हमने अभी एक बात की थी कि अगर हमारी पार्लियामेंट में एक आज़ाद नुमाइंदगान का इज्तिमा हो, एक जमीयत हो, वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट हो जिसकी आज़ादी राय हासिल हो, सब दुनिया की जमहूरियतों में है, फिर तो ये तमाम मसाइल हमने तो अभी जिक्र किया वो पैदा ही नहीं हो सकते थे, किसी तहरीक की जरूरत ना पड़ती, कोई तहरीक बड़ी ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना हो रही होती, कुछ भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहां पे अगर कमेटीज तहकीकात कर रही हैं, कोई उसे क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो मुकदमा चल रहा है, तफ्तीश हो रही है, तो मामला तस्कीन हो जाती था मामले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी के मसले पे बेहतरीन दुनिया की खूबसूरत तरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि जनाब आपने लेटर भेजा है या नहीं भेजा है? उन्होंने कहा जी कहते आखिर कहा जी हम नहीं भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भेज रहे हैं, उन्होंने कहा यू आर फायर्ड। अच्छा देखें, आप कानून शिकनी जब करते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, करप्शन कानून शिकनी की बदतरीन मिसाल है। आप यकीन करें कि यूसुफ रजा गिलानी ने जितनी बड़ी कानून शिकनी की, ये उससे 1000 गुना बड़ी बात है कि एक वजीर आजम पर इल्जाम है कि वो पैसा बाहर ले गया और उसका हिसाब नहीं है। आप ये न करें, आप बिल्कुल कोशिश करें कि यह सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे। बिल्कुल पार्लियामेंट आपकी कर नहीं सकती क्योंकि वो बिल्कुल अपने वो तो लीडरान के जरिए असर है। इमरान के पास अक्सरियत वहां पे नहीं है। अब चौथी बात ये रह गई है कि आप इसको बर्दाश्त कर लें, क्या ऐसा करना नहीं, ये मौत है। अच्छा तो हम किस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये आर्जी जो तकलीफ है इदारे मैं आ रहा हूं। अच्छा इसका भी एक नतीजा है कि अगर हुकूमत चाहे इस वक्त तो ये मसला अभी हल हो सकता है। बिल्कुल आप उठाकर उनकी शराइत मान लें और तहकीकात शुरू कर दें। देखिए ये ऐन मुमकिन है। मैंने जहां तक इस मुकदमे को देखा हुआ है पानामा लीक के, इसको साबित करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल दस्तावेजात मौजूद हैं, ये मियां साहब को साथ जोड़ना तारीखों के साथ, उनकी दस्तावेजात के साथ, अगर हम सुन रहे हैं कि फलां तारीख को मियां साहब ने जो बयान दिया था उससे फलां बयान की तरदीद होती है, लेकिन जब जमीनी हकायक सामने आते हैं, कागजी फाइल के पेट भरा जाता है, जब दफ्तरी कार्रवाइयां होती हैं, जब अदालती तहकीकात होती हैं इन ऐसे मसाइल पर, तो बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता है इल्जाम लगाने वालों को, इमरान जैसे लीडरों को। चुनांचे मियां साहब को चाहिए कि वो ऐसा कर लें, उनकी जान भी बच सकती है, वरना 4 साल तो हुकूमत कर चुके हैं इनके पादगे। अगर इनकी ख्वाहिश है वो तो कहते हैं 2018 में भी वही आएंगे। मैं कहता हूं कि मेरे नजदीक अपनी तस्जीह के मुताबिक अगर मौजूदा निजाम चलता है तो मियां साहब 2018 में मुंतखब होंगे, क्योंकि उनको वो हटाने वाला कोई नहीं है। इमरान के पास अभी वो इंतखाबी सलाहियत नहीं है कि अगर लोग उसके साथ हों भी तो उन गलियों और मोहल्लों में लोगों को घरों से निकाल कर ले आए। देखिए 2-2 की सीट वोटों से इमरान हारता है, ठीक है ना। ये 214 पोलिंग स्टेशन होते हैं आमतौर पर एक हल्के में, तो आपको 10-10 वोटों से आप हार रहे हैं एक पोलिंग स्टेशन पे। तो अभी इमरान की कमजोरियां अपनी जगह हैं, लेकिन ये मसला जो है बिल्कुल एक अलहदा है। कोशिश करे कि हुकूमत इसको मौके को इस्तेमाल करे। ऐन मुमकिन है कि इमरान इसमें कामयाब ना हो सके। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि साबित तो इन्होंने ही करना है, अदालत में भी इन्होंने ही करना है और अदालत से बाहर सड़कों पर भी इन्होंने ही करना है। समझिए दोनों सूरतों में अगर हुकूमत इस मामले को अपने हाथ में ले और लीडरशिप दिखाए, जिसे कहते हैं दुनिया में लीडरशिप दिखाए, क़यादत दिखाए, मैं यकीन करें कि मसला हल हो सकता है। हुकूमत ने देखिए मियां साहब ने खुद को पेश करने की दावत तो दी थी ना, बिल्कुल असेंबली में दी थी। मैं वहीं पे मौजूद थी कि आप इस बयान से भाग तो नहीं सकते। बिल्कुल आप, मैं कहता हूं सच्चा झूठा कोई तो ट्राइब्यूनल बना देते। बिल्कुल उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के इंतजार की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल वो एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी उन्होंने। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बातें बहुत दिलचस्प हैं और जो बातें आज हम अपने यहाँ पर स्टूडियोज में बैठ के कर रहे हैं, काश ये ईवानों तक भी पहुंच जाए और उनको भी समझ में आ जाए कि दुरुस्त रास्ते कौन से हैं, अवाम को किस तरह बचाया जा सकता है किसी किस्म की तकलीफ से।
अगर करप्शन का इल्जाम लग गया है तो फिर उससे अपने आप को किस तरह साफ डिक्लेयर किया जाए, क्या अपने आप को तहकीकात के लिए पेश कर देना चाहिए, ये वजीर आजम को सोचना होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम मुकालमा में। अपनी मेजबान उरूज रज़ा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।